भ्रष्टाचार का तो अंत होना ही चाहिए। तो नगर आयुक्त भी कमीशन लेते हैं, काम पर 25-25-33% कमीशन, यही हमारा 4% लेता है। 22% कमीशन वहाँ के अधिकारी लेते हैं, एक्शन हमारे 2% लेते हैं। बाबू जो फाइल है और जो एस्टीमेट बनाता है वो कमीशन लेता है। पार्षद अपने अनुरूप ठेकेदारी तय करता है। कानपुर नगर निगम के अंदर कई पार्षद ऐसे हैं जो पार्षद कम और ठेकेदार ज्यादा है। ये अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए सदन के अंदर। बहुत अच्छे नगर आयुक्त आए थे अक्षय त्रिपाठी जी, कि वोट नहीं दिया तो हम उनका काम क्यों करें? क्या ये बात राजनीति में होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये एक दूषित मानसिकता का प्रतीक है, क्योंकि जहां तक आप स्थानीय पार्षद जी की बात कर रहे हैं तो पार्षद कम और ठेकेदार वो ज्यादा हैं। क्या वो ठेकेदारी भी करते हैं? निश्चित रूप से करते हैं और कई पूर्व में विषय आपकी मीडिया के ही माध्यम से आए हैं। क्योंकि आप जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ पर विगत 72 वर्षों से रामलीला होती है। उस रामलीला के दरमियान वो आए, यहाँ पर चोरी से 4 बेंचें डाल गए बैठने के लिए, और जिस पर नेम प्लेट भी लगी थी। खैर डाल गए, पार्षद है, ये उनका काम है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मालूम चलता है कि 2 नवंबर को उन बेंचों को डालने का टेंडर निकाला जाता है। तो पार्षद हैं कि ठेकेदार हैं कि अधिकारी हैं, इसमें आम जनमानस उलझा हुआ है। जहां तक काम का विषय है कि जब मैं यहाँ पर पार्षद था और पार्षद का चुनाव पुनः होने जा रहा था, करीब मैंने 15 से 17 एस्टीमेट शास्त्री नगर के स्वीकृत कराए थे। क्योंकि आदर्श आचार संहिता लग जाने के कारण वो टेंडर में नहीं जा पाए, और चुनाव चूंकि ये सीट आरक्षित होने की वजह से मैं यहाँ पुनः चुनाव नहीं लड़ पाया, और पार्टी ने मुझे बगल वाले वार्ड में चुनाव लड़ने के लिए भेजा। तो ठेकेदारी का जहां तक मानक है कि वो यहाँ पर एक सिंडिकेट, यही नहीं पूरे कानपुर नगर निगम के अंदर कई पार्षद ऐसे हैं जो पार्षद कम और ठेकेदार ज्यादा हैं। तो ये नियमांतर्गत सही है क्या? नहीं, ये तो घोर भ्रष्टाचार, घोर लापरवाही है। ये अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए सदन के अंदर कि जिस चीज का टेंडर नहीं हुआ उस चीज के ठेकेदार राघवेंद्र मिश्रा कैसे हो जाएंगे, उस चीज के ठेकेदार फलाने कैसे हो जाएंगे। भाई हमारे यहाँ ई टेंडर की व्यवस्था है। हमारे यहाँ 1 लाख का भी काम होगा, एस्टीमेट बनकर वो टेंडर ओपन होगा, और ऑल ओवर इंडिया में कोई भी व्यक्ति उस टेंडर को डालने के लिए पात्र है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि वहां पे ठेकेदार जो जिसका रजिस्ट्रेशन है वही डालेगा। लेकिन समस्या दुर्भाग्यपूर्ण ये है कानपुर नगर निगम की कि पार्षद अपने अनुरूप ठेकेदार ही तय करता है। अगर किसी नए व्यक्ति ने ठेका डाल दिया तो उसको काम नहीं करने देंगे, उसके खिलाफ शिकायतें करेंगे। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि सारा खेल कमीशनबाजी का है। भाई एक्चुअल में मैं बिल्कुल मदान टाइप का व्यक्ति हूँ। देखिए मेरा भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है, और परमात्मा की ऐसी कृपा है कि मेरा एक छोटा सा हम आपसे सवाल पूछेंगे आपकी बात काटते हुए। मान लीजिए 10 लाख रुपए का काम है, तो उसमें कितना कमीशन जाता हो? देखिए हमारे समय में तो 22% कमीशन वहाँ के अधिकारी लेते थे। 22% कमीशन? 22%, 100 रुपए का काम है तो 22% कमीशन लेते थे। हमारे समय में एक व्यवस्था आई थी ई टेंडर की व्यवस्था, ई टेंडर मुक्त व्यवस्था। 10 लाख तक के एस्टीमेट ई टेंडर से मुक्त रखे जाते थे। जैसे राघवेंद्र जी यहाँ पार्षद है, राघवेंद्र जी ने कहा नहीं राकेश अवस्थी जी को आप टेंडर दे दीजिए, और राकेश अवस्थी जी से कहा बताइए भाई साहब कितने % बिलो डालते हैं, बोले 20%, बोले पहले 100 में 20 रुपए हमें दे दीजिए। मतलब एक एक काम पर 25-25-33% कमीशन। ऐसा कोई अधिकारी का नाम आप बता सकते हैं जो कमीशन लेता हो? ऐसा कोई अधिकारी नहीं जो कमीशन नहीं लेता हो। हम तो नगर आयुक्त भी कमीशन लेते हैं, ये मैं कह सकता हूँ, कह भी नहीं सकता हूँ, सिद्ध कर सकता हूँ। और उसमें बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। कोई आरोप नहीं है, 4% कमीशन है। जेई हमारा 4% लेता है, एक्शन हमारे 2% लेते हैं। बाबू जो फाइल है और जो एस्टीमेट बनाता है वो कमीशन लेता है। कौन कमीशन नहीं लेता? तो क्या ये मेयर साहिब को नहीं दिखता? कौन अब दिखता है नहीं दिखता ये उनका विषय है। लेकिन भ्रष्टाचार नगर निगम की रीढ़ में नस नस में बस चुका है। अगर यही भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो कानपुर शहर, जो हम केवल नाम बता रहे हैं ना स्मार्ट सिटी, आज की डेट में 350 करोड़ रुपया वित्त आयोग की निधि में आने लगा। ये कब से आने लगा? ये हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे नगर आयुक्त आए थे अक्षय त्रिपाठी जी, वो करीब 2 वर्ष रहे, और 2 वर्ष में उन्होंने 1 वर्ष तो उनका कार्यकाल कोरोना में बीत गया। और उनसे जब मेरी बात होती थी तो शहर से जो भी टैक्स जाता है, क्योंकि आज तो गुड सर्विस टैक्स हो गया है, जीएसटी जिसको कहते हैं, पहले तमाम प्रकार के जो टैक्स जाते थे, जिस शहर से जितना टैक्स जाता था उस टैक्स का 20% रुपया शहर के विकास कार्यों के लिए कार्यदायी संस्था को दिया जाता था। तो वो पैसा वित्त आयोग बन के आता था। पहले 14वां वित्त था, आज 15वां वित्त है। तो पहले ये पैसा 80 करोड़ 85 करोड़ में सीमित हो जाता था। आज कानपुर नगर निगम के अंदर वो वित्त आयोग के माध्यम से 350-400 करोड़ रुपया आ रहा है। अभी आज का बजट पे हमसे बात कर रहे थे, तो बजट पे सरकार ने सॉइलेज वेस्ट मैनेजमेंट पे भी भारी रकम खर्चा करते हैं। उसपे नोट लिख के आता है कि आज जब 350 करोड़ रुपया आ रहा है, शहर की बड़ी समस्याएं हैं, चाहे वो डाट नाले हो। आज जिस वार्ड में मैं खड़ा हूँ, इस वार्ड में जब मैं सभासद बन के आया था तो मैं 10 दिन तो यही नहीं सोच पा रहा था मैं शुरुआत कहाँ से करूं।
यहाँ पर 5,000 क्वार्टर हैं, पूरे एशिया की सबसे बड़ी ये लेबर कॉलोनी है और हमारे हर ब्लॉक के पीछे एक सर्विस लेन है। सर्विस लेन में ही चेंबर, चूंकि 1952 में यहाँ पर सीवर लाइन पड़ी थी, 6 इंची सीवर लाइन, उसके बाद से आज तक यहाँ पर सीवर लाइन का काम नहीं हुआ। क्योंकि हमारे तत्कालीन विधायक और उस समय मंत्री थे माननीय सत्यदेव पचौरी जी, उन्होंने 4 वार्डों के प्रस्ताव अमृत योजना के अंतर्गत बनाए थे, जिसमें वार्ड 91 था, सरोजनी नगर वार्ड 69 था, उसके बगल में वार्ड भी फजलगंज था, विजयनगर था, जिसमें चूंकि जब वो मंत्री रहे तो एक वार्ड में काम पूरा उन्होंने करा लिया था, जो फजलगंज है। वहाँ गलियों में और मेन सीवर लाइनें कनेक्ट होकर जुड़ के रोडें बन गई थी। सेकंड फेज में शास्त्री नगर को सीवर लाइन का काम होना था। आज यहाँ सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो वो सीवर लाइन की समस्या है, क्योंकि यहाँ पर जो बरसाती नाले हैं सारे सीवर ओपन होकर नालियों में आ गए। नालियां जो साल में एक बार साफ होनी थी, आप अगर 3 महीने के अंदर नहीं कराएंगे तो यहाँ महामारी फैलने की स्थिति आ जाएगी। तो मैंने स्थानीय विधायक जी को भी कई बार कहा, विधायक जी के मन में क्या रहता है, वो पुल और झकरकट्टी और वायुयान की तो बात करते हैं, लेकिन समाज की जो मुख्य समस्याएं, जो जमीन पर समस्या है, यहाँ सबसे बड़ी समस्या है सीवर लाइन की समस्या। यहाँ के लोगों की स्थानीय सबसे बड़ी समस्या है श्रमिक कॉलोनियों में मालिकाना हक की समस्या, जो एक जनप्रतिनिधि को इस पर काम करना चाहिए। इस पर जब भी सवाल होता है तो हम कहते हैं सदन के अंदर मैंने भाषण दे दिया। भाषण देने मात्र से समस्या का समाधान नहीं होगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था कि 2022 तक देश के प्रत्येक गरीब को के सर पर हम छत देने का काम करेंगे, हम सबको मकान देने का काम करेंगे। लेकिन कानपुर शहर के अंदर 42 श्रमिक बस्तियों में 16 श्रमिक बस्तियां कानपुर महानगर के अंदर हैं और 18,016 क्वार्टर हैं। उन 18,000 परिवारों को आज भी ये डर रहता है कि मुझसे ये मकान तो नहीं छीन लिया जाएगा। इस पर निस्तारण कौन करेगा, कौन बात करेगा? आप उच्च सदन के अंदर जा रहे हैं, आप केवल वहां भाषण दे के और वीडियो डाल दें, क्या समस्या का समाधान हुआ? प्रस्ताव बनाया जाता है, श्रम विभाग की एक कमेटी बनाई गई, कमेटी के अंदर हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं, उन जनप्रतिनिधियों की भाई क्या कमेटी बनाई गई, उसमें क्या मसौदा तैयार किया गया? हमारे यहाँ श्रम आयुक्त थे मुस्तफा जी, जब मैंने उनसे पूछा तो बोले आपसे क्या मतलब है, मैं श्रमिक कॉलोनी में रहने वाला एक बासिंदा हूँ, इस अधिकार के नाते भी मैं आपसे बात कर सकता हूँ और वहां का मैं पार्षद होने के नाते भी आपसे सवाल जवाब कर सकता हूँ। मैंने एक प्रस्ताव दिया था कि श्रमिक कॉलोनियों में आप न्यूनतम दर पर, चूंकि उड़ीसा और दिल्ली के अंदर 1974 से पहले 5-5 हजार रुपए के लेकर वहां के आवंटियों को उस कॉलोनी का स्वामित्व दे दिया गया। यहाँ पर जिन कॉलोनियों का निर्माण हुआ ये जमीन नजूल की है और जिस पैसे से इस कॉलोनियों का निर्माण किया गया वो यहाँ के श्रमिकों का पैसा है। क्योंकि जब देश के अंदर, जब देश आजाद भी नहीं था और अंग्रेज हमारे ऊपर शासन किया करते थे, उस समय भी हमारा जो मजदूर था उसका पीएफ कटता था, लेकिन तमाम ऐसा अकूत संपदा उस फंड ऑफिस के अंदर थी जिसका कोई वारिस नहीं था आजादी के बाद। तो नेहरू जी जब हमारे यहाँ झकरगट्टी पुल का निरीक्षण करने आए थे और तमाम मजदूरों की झोपड़ियां उन्होंने देखी, तो देश के प्रधानमंत्री को ये चिंता हुई कि मजदूर हमारा स्टेशन पे सो रहा, मजदूर हमारा रोड पे सो रहा, तो उन्होंने इसकी नींव रखी थी। अब पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पहली श्रमिक कॉलोनी ये बनाई थी और बहुत न्यूनतम दर पर उन मजदूरों को आवंटित की गई थी। तो उसके बाद भी तमाम मजदूरों की श्रृंखला चली। चूंकि कानपुर शहर मजदूरों का क्षेत्र है, हरिहरनाथ शास्त्री जिनके नाम पर ये नगर है, वो कानपुर शहर के पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। उनके कार्यकाल में वो भी इसी कॉलोनी में रहते थे और इस कॉलोनी से जब निकलकर, जब उस समय का मजदूर 10 रुपए कमाता नहीं था, इसी लेबर कमिश्नर, इसी लेबर ऑफिस को 10 रुपए यहाँ का वो किराया देता था। उसका जो मसौदा तैयार वर्तमान में किया गया था, आज श्रम विभाग से पूछा जाए कि इस कॉलोनी का संविधान कहाँ है, तो मुझे लगता है कि एक भी अधिकारी सक्षम नहीं है इस बात को बताने के लिए कि उसका संविधान कहाँ है। संविधान ये था कि हम मजदूरों से छोटी छोटी राशि किराए के रूप में लेकर, जब ये पैसा इस कॉलोनी की लागत निकल आएगा मैं उसको स्वामित्व दे दूंगा। और उससे ज्यादा उन्होंने 5,074 में दिया था। आज यहाँ का मजदूर उससे कई गुना ज्यादा श्रम विभाग को दे चुका है। स्थानीय जनप्रतिनिधि सो रहे हैं, अब चुनाव आएगा तो श्रमिक कॉलोनियों को मैं मालिकाना हक दिलाऊंगा, ये उसका मुद्दा बनाया जाएगा। 2 सवाल आपसे संक्षेप में आपसे उत्तर चाहेंगे। सबसे पहला सवाल आपकी इसी कॉलोनी से जुड़ा हुआ है, जिसमें आपने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने ये देखा और इन्होंने श्रमिक कॉलोनी तैयार की, लेकिन आपके प्रधानमंत्री यानी कि देश के प्रधानमंत्री यानी कि हमारे प्रधानमंत्री लगातार उसी नेहरू पर सवाल उठाते हैं। संक्षेप में जवाब दें। देखिए, जब देश आजाद हुआ था देश की स्थितियां परिस्थितियां और थी। आप बात करोगे तो बात का पतंगड़ बन जाएगा। देश के अंदर आरक्षण भी लाया गया था कि समाज के उस वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाया जाए। देश के अंदर आरक्षण 10 वर्ष के लिए लाया गया था। आज क्या वर्ष हो गए? देश के अंदर वेतन आयोग का गठन क्यों किया गया था? उस समय के मजदूरों को बहुत छोटी तनख्वाह मिलती थी, उनके भविष्य की चिंता नहीं हो पाती थी, तो इसलिए 10 वर्ष के अंदर वेतन आयोग लाया गया। आज क्या कोई सरकारी कर्मचारी, आप कह रहे हो महंगाई है, महंगाई कहाँ है? हमारे पिताजी मिल के मजदूर थे, 2200 रुपए अंतिम तनख्वाह पाई है, मैं जानता हूँ। ये गरीबी थी। आज दादानगर की फैक्ट्री में काम करने वाला, आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी आयोग गठित किया है। आप कैसी बात कर रहे हैं? आज हमारी इनकम भी बढ़ी है।
इसी कॉलोनी के अंदर मैं देखता था कि एक घर में टीवी होता था, 20 लोग इकट्ठा होते थे, महाभारत और रामायण देखते थे। आज आप इसी कॉलोनी के अंदर जाइए, प्रत्येक कमरे में एसी मिलेगा और प्रत्येक कमरे में अटैच लेटरिन बाथरूम मिलेगा। आप कैसे कह रहे हैं हमने ग्रोथ नहीं की? ग्रोथ की है। स्थितियां परिस्थितियां बदली हैं, क्योंकि उस समय देश का विभाजन हुआ था, देश में तमाम आताताई ताकतों की उस समय सरकारें थी और हमारे मजदूरों के लिए आज जगह नहीं थी। अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया था तो ऐसा कोई मतलब उपकार नहीं कर दिया जनता में। नेहरू जी ने कोई उपकार नहीं कर दिया था। मजदूर ही देश का निर्माता है, मजदूर नहीं होगा तो आप लेकिन कुछ नहीं कर लेकिन पाओगे। आपके ही सरकार के जब जनप्रतिनिधि यानी कि उच्च जनप्रतिनिधि कई जगह पहुंचते बताते जनता को इतने हजार करोड़ की सौगात दे दी। देखिए, जनता को सौगात दे दी तो जनता को सौगात दे, जनता का पैसा कि जनता को दे दिया, इसमें सौगात कहाँ से? कोई सौगात नहीं है। देखिए, काम करने की नीयत होनी चाहिए। हमने आपको क्या कहा ना, मेरा राजनीति पेशा नहीं है, मेरा राजनीति शौक है। क्योंकि परंपरागत चीजें चली आ रही, बाल्यकाल से सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते विभिन्न धार्मिक सामाजिक आयोजनों में मैं हमेशा से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। समाज के हर उस वर्ग तक पहुंचने का प्रयास करता हूँ जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, समाज की मुख्य धारा में नहीं है। मुझे अगर लगता है कि मेरे क्षेत्र का कोई व्यक्ति कोरोना काल में भूखा सोएगा तो मुझे लगता है कि भगवान मुझे माफ नहीं करेगा। मेरे पास दायित्व था, मैं पार्षद था, हम लोगों ने निरंतर 54 से 55 दिनों तक लोगों को भोजन कराने का काम किया। कानपुर शहर में मेरा वार्ड पहला ऐसा वार्ड था जहां मैंने निजी पैसे से सैनिटाइजर की मशीन खरीदकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ घर घर पहुंचकर सैनिटाइज करने का काम किया था। हमारा ही वार्ड एक ऐसा वार्ड था कि तमाम लोगों के बच्चों ने अपने माँ बाप को मृत अवस्था में छोड़ दिया था, लेकिन हमसे चूंकि संबंध था तो मैंने उनको भी माता पिता की भांति उनका अंतिम संस्कार कराने का काम किया। ये शास्त्री नगर की ऊर्जावान धरती है। एक अंतिम सवाल आपसे। अभी आपने कहा नगर निगम में तमाम भ्रष्टाचार है, 22% कमीशन जाता है, 4% की भी बात की अधिकारियों के लिए। क्या आप ये भी दबी जुबान से मानते हैं कि मेयर साहिबा के पास भी कमीशन पहुंचता है? देखिए, दबी जवान और खुली जवान चूंकि पार्टी की मुखिया हैं और निश्चित रूप से हमें लगता है नहीं, कि हमें लगता है आप मुखर व्यक्ति हैं, तो हम इस पर मुखर ही जवाब चाहेंगे आपसे। अरे तो मुखर तो मैं तो बता रहा हूँ ना, जब पार्षद 20% कमीशन मांग रहा है तो कोई अछूता क्यों होगा? अगर मैं इस क्षेत्र का सभासद हूँ और यहाँ का सफाई नायक अगर सफाई कर्मचारियों से रुपया वसूल रहा है और मैं अगर कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? आप क्या समझेंगे? इशारों में सारी चीजें समझनी चाहिए। और मैंने सीधे सीधे मैंने पूरे नगर निगम की बात की। उस नगर निगम में सभी लोग आते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार का तो अंत होना ही चाहिए। इस भ्रष्टाचार के कारण आम जनमानस को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, आम जनमानस जिस चीजों का पात्र होता है। आज मैं इसी क्षेत्र में, जरा आप क्षेत्र के जनमानस भी यहाँ पार्क में तमाम है, पूछिए फॉगिंग की मशीन कितने दिनों से नहीं देखी। और मैंने अपने कार्यकाल में एक एक हफ्ते में 2-2 बार फॉगिंग, लोग यहाँ तक कहते थे कि भैया अब ये बंद कराओ, नहीं हम लोग धुएं से मर जाएंगे। आज 3 साल होने को जा रहा है, फॉगिंग मशीन की किसी ने शक्ल नहीं देखी। सफाई कर्मचारी कहाँ आता है किसी को पता नहीं है। दस्तूरी के नाम पर छोटे छोटे कर्मचारियों से पैसा यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि वसूलते हैं, तो इसकी जवाबदेही तय होगी। कॉलोनियों के मालिकाना हक के लिए अगर बात कर लो तो लोग कहते हैं पार्टी के होके पार्टी के नेताओं का आप घर गिरते हैं। मैं घर नहीं गिरता हूं। मैंने कहा पार्टी होने से पहले मैं समाज का व्यक्ति हूं, पार्टी होने से पहले मैं सनातनी हूं, पार्टी होने से पहले मैं हिंदू हूं, पार्टी होने से पहले मैं एक राष्ट्रभक्त भी हूं। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं सारे निर्णय लेता हूं, गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखता हूं।